प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूं और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग व्यूज़। नाज़रीन, ऑपोजिशन की मौजूदा सियासत को समझने के लिए 2-3 पॉलिटिकल इवेंट्स को देखना ज़रूरी है और उसको समझना ज़रूरी है। पिछले कुछ 6 महीने में हम देख रहे थे कि इस कश्मकश में है पीपल्स पार्टी और नून लीग के बिल कर चला जाए, ऑपोजिशन के खिलाफ को महाज बनाकर चला जाए। इसमें मौलाना फजलुर रहमान साहब को भी हमने सरगर्म देखा। फिर हमने देखा कि पीपल्स पार्टी की तरफ से एक एफर्ट भी हुई, बिलावल साहब जेल में मिलने के लिए नवाज शरीफ साहब चले भी गए और सिर्फ मुलाकात ही नहीं हुई बल्कि बाहर आए तो उन्होंने स्टेटमेंट भी दी और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ अब मुझे एक नज़रियाती नवाज शरीफ नज़र आते हैं। एक बड़ा गुडविल जेस्चर था बिलावल की तरफ से नवाज शरीफ के लिए। लेकिन फिर क्या हुआ? क्या PMLN की जानिब से कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया? क्या वो एक एफर्ट जो की गई थी वो एफर्ट कामयाब नहीं हुई, जिसकी वजह से हमने महज 2 हफ्ते के अंदर अंदर बिलावल को PMLN के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ आदमी पाया और हमने नवाज शरीफ साहब की रिहाई, जिसके बारे में खुद पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह साहब और दीगर रहनुमा कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को रिहा कर देना चाहिए तिब्बी बुनियादों पर, और जैसे उनकी रिहाई अमल में आई बिलावल का बयान बिल्कुल मुख्तलिफ था और उन्होंने कहा कि ये NRO हुआ है। ऐसा बयान बिलावल को देने की ज़रूरत क्या इस वजह से पड़ी कि उनको जब लगा कि PMLN के साथ वो जिस तरह से मिलकर चलना चाहते थे अब वो मुमकिन नहीं रहा? क्या ये वजह थी या कुछ और? साथ ही साथ हमने देखा कि बड़ा स्ट्रांगली 7 रिपोर्टें ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की 2 समातों में हमने बड़ी तफसील से वो सुना। एक नुक्ते पर ख्वाजा हारिस साहब ने बड़ी तफसीली बयानात दिए, दलाइल दिए और उसको जब हम देखते रहे कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से काउंटर किया गया या काउंटर क्वेश्चंस किए गए और कहा गया कि इस तरह की जो बीमारी है ये तो उनकी हिस्ट्री चली आ रही है, तो ख्वाजा हारिस साहब की तरफ से एक दलील ये दी गई। उन्होंने कहा कि एक ऐसे माहौल में उनको रखा जाना चाहिए उनकी हिस्ट्री को देखते हुए जिसमें 24/7 उनकी मॉनिटरिंग की जाए, जिससे ये लगा कि शायद नवाज शरीफ साहब जैसे जेल से रिहा होंगे तो फ़ौरन उनको किसी एक अस्पताल में दाखिल करा दिया जाएगा जहां पर उन मशीनें उनके साथ जोड़ दी जाएंगी, उनकी हार्ट बीट मुसलसल चेक हो रही होगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। गोया नवाज शरीफ साहब ने रिहा होते ही उनकी तबीयत में कुछ बेहतरी आई और वो घर पर मौजूद है। अगरचे उन्होंने शरीफ मेडिकल सिटी में जाकर अपने टेस्ट ज़रूर करवाए हैं, लेकिन मजमूई तौर पर उनकी तबीयत बहुत बेहतर अब दिखाई देती है इस लिहाज से कि वो किसी अस्पताल में मुस्तकिल तौर पर दाखिल नहीं है। इस पर हम बात करेंगे और साथ ही साथ FATF का जो मामला है उस पर पाकिस्तान ने जो इकदाम अब तक उठाए हैं उस इकदाम से हमें FATF की जानिब से आने वाला जो एक ग्रुप था वो कोई ख़ास मुतमईन दिखाई नहीं देता और ज़राए ये बताते हैं कि वो ग्रुप ये समझ रहा है कि पाकिस्तान ने मजबूरी में या दबाव के तहत ये इकदाम उठाए हैं और पाकिस्तान की इंटेंशंस पूरी तरह से शायद उनको मालूम नहीं होती कि पाकिस्तान इन ग्रुप्स के ख़िलाफ़ पूरी कार्रवाई कर रहा है। ऐसा क्यों लगा जबकि पाकिस्तान ने भरपूर कार्रवाई पिछले दिनों में की है और मज़ीद ऐसा क्या करना होगा कि FATF की जो कड़ी शराइत हैं उससे नबूद आज़मा हो जाए पाकिस्तान और ग्रे से ब्लैक में ना जाए बल्कि ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल आए। तो ये तमाम चीज़ें आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर फ़ारूक हमीद साहब मौजूद हैं। फ़ारूक हमीद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं और हमारे साथ आरिफ हमीद भट्टी साहब मौजूद हैं। भट्टी साहब आपको भी खुशामदीद। भट्टी साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि जो ख्वाजा हारिस साहब को सुन रहे थे यहाँ पर हम सुप्रीम कोर्ट में, उसे तो वो मुसलसल ये कह रहे थे कि वो स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट चाहिए तो नवाज शरीफ साहब को तभी उनका इलाज हो सकता है और दूसरा उनको 24/7 मॉनिटरिंग चाहिए, जिसके बाद फिर तिब्बी बुनियादों पर तो अगरचे वो कोर्ट को मुतमईन नहीं कर पा रहे थे और उस पर कहा भी ख्वाजा जस्टिस खोसा साहब ने, उन्होंने कहा कि इस तरह का स्ट्रेस तो हर कैदी को होता है और 21वीं सदी का मसला ही स्ट्रेस है, लेकिन फिर इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर उनको 6 हफ्ते का रिलीफ दिया भी गया। लेकिन अब जिस तरह से वो हम उन्हें अस्पताल में नहीं बल्कि घर में देख रहे हैं तो ऐसा लगता है कि शायद वाकई उनकी सेहत का कोई ख़ास मामला, कोई बहुत ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल नहीं थी, बल्कि उन्हें एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट ही चाहिए था जो ख्वाजा हारिस साहब कह रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो सद मेरे लिए खबर है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब बीमार हैं। मुझे आज पता चला कि वो वाकई ही बीमार है। अल्लाह उनको सेहत ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। उस एज के लिहाज से जो उन्हें तकलीफ थी, जो उनके दिल का कोई स्टंट वगैरह डले, कोर्ट लखपत जेल में मेरे कहने पे एक सर्वे करें, अगर 90% लोग उससे ज़्यादा बीमार ना हो और स्ट्रेस उससे 1000 गुना ज़्यादा ना हो तो आप जो सज़ा कहेंगे ना मैं उसका मुस्तहिक ठहरूंगा। मैं ये ऑन कैमरा चीज़ें कह रहा हूँ। हाँ, ये फैसला दे के एक हिस्ट्री बना दिया गया। मैंने कम से कम दर्जनों आईनी माहिरीन से पूछा है कि भाई स्ट्रेस की वजह से आज तक कितने लोगों को बेल मिली जो मुजरम हो, सजा याफ्ता हो।
उनकी किताबों में कोई ऐसा रेफरेंस नहीं मिला जिससे पता चले कि माजी में हो। वो इस मुल्क में 20 करोड़ अवाम स्ट्रेस से ही तो मर रही है। और मियां नवाज शरीफ साहब जेल में जो जिंदगी गुजार रहे थे, मैं और आप 90% लोग, 90 से 95% लोग अपने घरों में रोजगार कमाते हुए उससे कमतर जिंदगी गुजारते हैं। जेल में कौन सी खुराक थी जो उनकी ख्वाहिश के ताबे नहीं उनको मिलती थी? जेल में जब चाहते थे वो वॉक करते थे, जो चाहते थे वो करते थे। जब और पंजाब हुकूमत के डॉक्टर्स और 24/7 उनकी वहां पर मॉनिटरिंग ज्यादा हो रही थी। बल्कि भट्टी साहब, मुझे एक रेफरेंस बताएं जो रात 11-1 बजे किसी कैदी को कराची इस्लामाबाद से जहाज उड़ाओ, इधर आगे गाड़ी खड़ी हो और जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी करते हुए उसे रिहा किया गया हो। इसमें हुकूमत ने तो रंगीले बादशाह के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उधर भी इतनी वायलेशन कानून की नहीं होती थी जो इतनी हो रही है। तो मियां साहब, मेरा ख्याल है डील हो रही है, उसके तहत ही अदालतों ने जो बेहतर फैसला समझा। अब देखें पैसे कब तक देते हैं। अगर खुदा ना खास्ता उनकी जिंदगी को सीरियस बीमारी होती तो हुकूमत तो 1 करोड़ दफा कह चुकी थी जो अस्पताल में चाहते हो हम इलाज कराने के लिए तैयार है। ये ऑफर तो वजीर आजम पाकिस्तान मजाक का कानून का मजाक उड़ाते हुए कई दफा कह चुके थे उन्हें। तो लिहाजा अब सिर्फ ये हुआ है कि बाहर आएंगे, अपनी पार्टी को जरा मुतहरक करेंगे। अगर जो बात पसे पर्दा हो रही है कि कितने पैसे देने हैं, कितने लेने हैं, प्री बारगेनिंग की शक्ल हो या कोई कतर पैसे दे, अल्लाह करे मामला तय हो जाए। इस मुल्क में ऐसा कानून नहीं बना कि ताकतवर को कानून के मुताबिक सजा मिल सके। ये एतजाज हसन साहब भी जो प्ली बार्गेन की बात कर रहे हैं, फारूक अमीर साहब, ये प्ले बार्गेन का मतलब तो ये है ना कि आपने अगर प्ले बार्गेन वो करते हैं तो इसका मतलब तो ये नहीं है कि आपने अपना जुर्म कबूल कर लिया। यानी आपने करप्शन की है तो आप कुछ पैसे दे रहे हैं ना। अगर आपने करप्शन नहीं की तो फिर आप पैसे दे, ये प्ली बार्गेन का कानून तो आपके ऊपर लागू नहीं होता। तो ये तो जुर्म का एतराफ करने के बराबर नहीं होगा। अगर वो इस ऑप्शन को इख्तियार करते हैं तो क्या आपको लगता है कि वो इस ऑप्शन को इख्तियार करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया असदुल्ला, ये आपकी बात सही है कि एक मुजरिम जो है एट एनी स्टेज अकाउंटेंट कोर्ट के फैसले से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो हेयरिंग फाइनल होनी है वो किसी वक्त भी चाहे तो वो प्ली बार्गेन कर सकता है नैब के कानून के मुताबिक। और आपकी लेकिन बात पहले अपने जुर्म का एतराफ करके। जी बिल्कुल। देखिए, प्ली बार्गेन का मतलब ये है कि वो एक रिटन एफिडेविट देता है जिसमें जो कि बड़ा लीगल डॉक्यूमेंट है जिसमें वो अपने जुर्म का एतराफ़ करता है और फिर वो अपना जो भी अपना उसकी लाइबिलिटीज़ हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज जो कि नैब डिक्लेयर करती हैं, और फिर उसके बाद जारी बात है डीजी नैब हो गया, चेयरमैन नैब हो गया, फाइनल उसको प्ली बार्गेन को एक्सेप्ट करते हैं इज दी अप्रूवल बाय दी जज अकाउंटेबिलिटी कोर्ट। और जारी बात है इट इज टेकन एज अ कन्विक्शन, इट इज डीम्ड एज कन्विक्शन इन द आईज ऑफ द लॉ। और आपका पब्लिक ऑफिस ख़त्म, आप कोई मजीद 10 साल के लिए कोई लोन नहीं ले सकते वगैरह वगैरह। वो वैसे तो ऑलरेडी स्टैंड डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम पॉलिटिक्स ताहयात। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखें, वो प्ली बार्गेन की तरफ उस वक्त आएंगे जब वो देखेंगे कि तमाम दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। अभी उनका ये जो सेंटेंस जो है अल-अज़ीज़िया में, अभी इसकी हेयरिंग होनी है अप्रैल में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। हो सकता है इस यहाँ पे भी उनकी सस्पेंशन सस्पेंड हो जाए। और उसके बाद देखें, वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, पता नहीं हेयरिंग्स बाकी उसकी एवनफील्ड की रेफरेंस की हेयरिंग क्यों नहीं हो रही। तो वो मामला चलता रहेगा, लीगल चलता रहेगा। वो बेल पे होंगे जिस तरह वो एवनफील्ड में बेल के ऊपर है, वो मामला चलता जाएगा महीनों, पता नहीं 1.5 साल 2 साल। लेकिन मेरा ख्याल है उनकी कोशिश ये थी कि अगर उनको बेल और मेडिकल ग्राउंड मिल जाए, ये बड़ी स्मार्ट मूव थी उनकी। तो उसमें ये होता है कि फिर वो उनका एक तरीका निकल जाता कि वो केस तो चलते रहेंगे, उनके लॉयर लड़ते रहेंगे और वो जनाब ECS से नाम निकलवा के मुल्क से बाहर चले जाएंगे। तो ये अभी 50% तो उन्होंने अचीव कर लिया। अभी तो फारूक साहब, ये ऐसा लगता है कि शायद ये हाइप उनकी सेहत के हवाले से, उनकी सेहत को इतना मसला नहीं था जितना बनाया गया, ये दिखाया गया, ऐसा महसूस होता है। क्योंकि और ऐसा लगता है कि शायद सुप्रीम कोर्ट से यही रियायत या रिलीफ लेने के लिए जो अब लिया है, इसी के लिए शायद इतनी हाइप बनाई गई थी।
सेहत के हवाले से खैर डाउट नहीं करना चाहिए और सेहत के लिए दुआ भी करनी चाहिए, लेकिन और नवाज शरीफ साहब के हवाले से या उनकी सेहत के हवाले से जो लोग डाउट करते थे उस पर यही कहती थी PMLN कि आपको सेहत पर सियासत नहीं करनी चाहिए किसी भी शख्स को। लेकिन खुद मैं आपको जरा कुछ पुराना क्लिप चाहता हूं जिसमें खुद PMLN के लोग इसी तरह की बातें करते रहे, जिस तरह की रियायत आज नवाज शरीफ के लिए मांग रहे हैं, इसी तरह की बातें वो परवेज मुशर्रफ के खिलाफ भी करते रहे। और वो कहते रहे कि परवेज मुशर्रफ को रिलीफ नहीं दिया जा सकता, अगर देंगे तो सब कैदियों को देना पड़ेगा, लेकिन आज वो ये रिलीफ जो है वो नवाज शरीफ के लिए मांगते रहे। तो जरा दिखाइएगा कि PMLN के जो अहम रहनुमा हैं वो क्या कहते रहे एक और शख्सियत के बारे में। वो परवेज मुशर्रफ थे, वो कोई भी हो, परवेज मुशर्रफ के अलावा वो कोई भी हो, लेकिन किसी दूसरे शख्स के बारे में अगर वो ये कह रहे हैं तो फिर PMLN के लीडर नवाज शरीफ के बारे में आज अगर कहा जा रहा है तो दुरुस्त होगा, ये गलत। जरा देखिए। जनरल परवेज मुशर्रफ, अगर उनकी बात मान ली जाए कि उनकी एंजियोग्राफी के लिए उन्हें पाकिस्तान से बाहर भेजना है, तो मुझे बताएं जितने वो लोग जो पाकिस्तान की जेलों में हैं या जो कानून की गिरफ्त में हैं और वो दिल के मरीज हैं, क्या उन सबको आप पाकिस्तान से बाहर भेजेंगे? ये अनोखा लाडला नहीं है परवेज मुशर्रफ। उन माफिया मांगने ने तरले मांगते ने, तरले कर देने, कर रहे ने बिल्कुल कर देने। मैं कहना पिया बताऊं कि तरले कर देने की कहने ने कहने माफी दे दो, जान दो बाहर, जान दो सन। पाकिस्तान के कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं कि कोई मुल्जम अपने मुल्क से बाहर चला जाए। जो वोट हमारी जमात को पाकिस्तानी कौम ने दिया वो मुजरमों को पकड़ने के लिए दिया, छोड़ने का मैंडेट हमें नहीं मिला। ये तो भट्टी साहब अभी जो आप बात कर रहे थे ना, मैं मुझे उसी से ख्याल आया कि पहले इस तरह की रियायत जो है ये जब मांगी जाती रही परवेज मुशर्रफ की तरफ से तो PMLN का ये मौक़िफ़ था। आज यही कहकर यही मौक़िफ़ इख्तियार करके कहा जाता है कि जी वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, इसलिए उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए। तो भट्टी साहब आप यूँ कह रहे हैं कि हर शख्स वहाँ जेल में बीमार है, 90% लोग, लेकिन वो 90% लोग वो 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो ये 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर हैं, इनको अगर रिलीफ मिला है तो ठीक ही हुआ सर। अच्छा, असद अगर कोई आइन में 3 दफा वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, कोई ऐसी अमेंडमेंट हुई हो जो 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रहा, उसको मुल्क का खजाना लूटना जायज है, उसको जुर्म साबित होने के बाद, सजा होने के बाद स्ट्रेस की वजह से बेल देनी ज्यादा, तो मुझे वो आर्टिकल दे दे ताकि मैं लोगों से माजरत कर लूं। मुझे तो नहीं पता ये कोई किसी कानून में लिखा हुआ है कि 3 दफा जो प्राइम मिनिस्टर है उसे तो ज्यादा जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, उसे तो ज्यादा कानून को पता होना चाहिए, उसको तो कानून पे ज्यादा इंप्लीमेंट करना चाहिए। फरूक हमीद साहब हमारे बड़े भाई बैठे हैं, इन्होंने कितने केसों में लोगों को इस तरह के रिलीफ दिए हैं कि एक स्ट्रेस में है, जो नैब को छोड़ के जाके बागे जना तितलियां पकड़ के आओ, वो जाके दुबई सैर कर आओ। देखे पहले दिन से जेल एक बहाना था, बाहर जाना मकसद था। इसाक डार साहब गए, आप मुझे बताएं कितने अरसे से वो जेल में है? वो तो बीमारी का बहाना बना के गए हैं। हुसैन हकानी इस मुल्क से भागे, कितने अरसे से वो अस्पतालों में है? वो तो बाहर जिंदगी, याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब की तबीयत कुछ उन्हें है प्रॉब्लम, लेकिन खुदा ना खास्ता ऐसी नहीं कि उन्हें फौरी तौर पर अस्पताल भेजा जाए और उनकी जिंदगी को खतरा है। और वो असल खतरा उनकी जायदाद को है। एक चीज जो बार बार जस्टिस खोसा साहब पूछते रहे, भट्टी साहब जो बार बार एक चीज पूछते रहे, वो कहते रहे जो हमें ये बताएं कि क्या उनकी जेल में आने के बाद तबीयत मजीद खराब हुई है? पहले ये तो उनकी पहले हिस्ट्री है, इसी हिस्ट्री के साथ उन्होंने इलेक्शन लड़ा, इसी हिस्ट्री के साथ उन्होंने कैंपेन की, इसी हिस्ट्री के साथ उन्होंने अपने जलसे किए और इसी हिस्ट्री के साथ अब वो जेल में हैं, तो क्या डिफरेंस है? ये सवाल, इस सवाल का जवाब नहीं दिया गया था ख्वाजा आरिफ साहब की जानिब से, क्योंकि ये सवाल, ये बीमारी उन्हें है ही कोई नहीं ऐसी कि फौरी तौर पे अस्पताल ले जाया जाए। इसी हिस्ट्री के बाद उन्होंने कहा ये 3 लोग कौन होते हैं मुझे सजा देने वाले, मैं अवाम की अदालत में जाऊंगा, इनको बाहर फेंक दूंगा। इसी हालत के तहत उन्होंने कहा आसमानी मखलूक है, इन्हें छोड़ेंगे नहीं, ये गैर मुल्की ताकतें हैं, ये मुझे गुलाम बनाना चाह रही हैं। इसी हिस्ट्री के तहत इन्होंने इस मुल्क के अरबों खरबों रुपए को लूटा। उस दौरान भी इनको यह दिल की प्रॉब्लम थी। क्या अजीबो गरीब बात करते हैं, कौम को जाहिल मुतलक बनाया हुआ है कि पाकिस्तान में 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह रहे हैं जो आप फरमा रहे हैं, तो एक ऐसा अस्पताल नहीं है जहां उनका इलाज नहीं हो सकता। क्या लंदन में मलकल मौत नहीं आता अगर किसी की जिंदगी खत्म हो गई है? तो इनकी मोहतरमा अल्लाह उन्हें करोड़ करोड़ जन्नत नसीब करे, कुलसूम नवाज लंदन के अस्पताल में थी ना, अल्लाह ताला ने वक्त पूरा किया। इधर मैं इधर सीट पे बैठो, मेरा वक्त पूरा है, तो मुझे इधर भी मौत आ सकती है। मलकल मौत ने यह थोड़ा लिखा है कि ब्रेकिंग व्यूज में बैठा है सदुल्ला के प्रोग्राम में मैं ठहर के आऊं। तो लिहाजा जब जिंदगी खत्म हो, जिंदगी की हिफाजत मौत करती है जब तक उसका वक्त तय्यन है।
ये नहीं लिखा कि आप बैरून मुल्क चले जाए। ये तो बड़े बड़े वकील कर सकते हैं। ये लोग 80,000 लोग जेलों में है। मुझे किसी एक बंदे को जब से पाकिस्तान बना बता दें जिसे स्ट्रेस की वजह से इस मुल्क में जितनी महंगाई हो गई है, कौन सा बंदा स्ट्रेस में नहीं है? मुझे उसका नाम तो बताए। फरूक हमीद साहब को भी हो सकता है कोई स्ट्रेस हो सकता है। किसी भी सदी का सबसे बड़ा मसला मेरे लिए भी है ये, तो खुद तो हमें क्या मिलेगा? नहीं मैं क्या नहीं, ये जस्ट तो उधर इन्होंने कोई बीमारी साबित की, फिर इन्होंने बीमारी से हट गए। पहले तो मेरिट पे केस नहीं लड़ा, फिर बीमारी का बहाना बनाया। जब जस्टिस खोसा साहब ने पूछा कि बताएं कौन सी ऐसी बीमारी से हटके स्ट्रेस पे आ गए, जो इनका ट्रीटमेंट नहीं हो सकता, तो फिर क्या स्ट्रेस पे आ गए। लेकिन असल इंपॉर्टेंट बात ये है, आपकी वजह से 20 करोड़ आवाम स्ट्रेस पे है। ये तो देखे ना ब्रिगेडियर साहब का बकायदा चेहरा स्ट्रेस पे नजर आ रहा है कि मेरे मुल्क को कैसे लूटा। ऐसे मुहिब्बे वतन लोग इनकी वजह से स्ट्रेस में है। इन्हें क्या स्ट्रेस है? हाँ। नहीं असदुल्ला, मैं कुछ ऐड करना चाह रहा हूं। सही है। अच्छा ब्रिगेडियर साहब चलें, मैं इस इशू को वाइंड अप करते हुए आप ऐड कर दीजिए। मैं कंसर्न ये हूं कि नवाज शरीफ साहब की को चूंकि हेल्थ ग्राउंड्स पे ये रिलीफ मिला है, तो उनकी फैमिली को बहुत ज्यादा कंसर्न होते हुए उनको किसी बाकायदा जैसे दिल के अस्पताल में दाखिल कराना चाहिए। शरीफ मेडिकल सिटी पर भी वही एतराज उठाया जा सकता है जो सर्विसेज के बारे में और जना के बारे में उठाया था कि जनाब आप उनको दिल के अस्पताल क्यों नहीं लेकर गए। तो अभी भी लोग कह रहे हैं कि आप उनको शरीफ मेडिकल सिटी में क्यों ले गए, आप उनको दिल के अस्पताल क्यों नहीं लेकर जा रहे, या वहां पर या जहां पर बाकायदा नेफ्रोलॉजी का डिपार्टमेंट मौजूद हो वहां क्यों नहीं ले जा रहे अगर उनका क्रिएटिनाइन का मसला है। और बाय द वे 1.2 और 1.4 का क्रिएटिनाइन जो है वो तकरीबन ठीक ही समझा जाता है। ये अदालत में ये बहस भी हुई। जी ब्रिगेड साहब, असदुल्ला पहले हम इसको बात को याद करें कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी बेल और मेडिकल ग्राउंड रिजेक्ट कर दी थी कि जितनी लैब रिपोर्ट्स हैं, जितने मेडिकल बोर्ड्स हैं, उनके जो रिजल्ट हैं उसके मुताबिक ये जस्टिफाइड नहीं होता कि इनको बेल दी मेडिकल ग्राउंड पे। एक और चीज़ ज़हन में ये रखनी है कि मेरा ये ख्याल है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने देखें, जब उन्होंने भी इंडिकेशन दे दिया बार बार अपनी ऑब्जर्वेशन में कि जनाब आपका कोई मेडिकल ग्राउंड बनता नहीं है, तो फिर मेरा ख्याल एक एलिमेंट ऑफ कंपैशन आया है, एक एलिमेंट ऑफ गुड फेथ आया ऑन बिहाफ ऑफ द ऑनरेबल चीफ जस्टिस और बाकी जो ऑनरेबल जजेस हैं कि अच्छा ये बहुत ज़्यादा ये कह रहे हैं 8 हफ्ते में रिलीफ दे दें, चले इनको रिलीफ दे देते हैं। बेशक दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू द बुक, लेकिन और अनप्रेसिडेंटेड है, लेकिन मेरा ख्याल गुड फेथ में दिया। मैं एक बात करने लगूँ, देखें आपकी बात सही है कि जैसे ही नवाज शरीफ साहब बाहर आए हैं 2 दिन से हम उनको देख रहे हैं, लोग बल्कि खुश है, खुशी भी है और एक किस्म का सरप्राइज भी है। मैं ये समझता हूं कि मरीम नवाज साहिबा और पीएमएलएन को आप क्रेडिट दें कि उन्होंने एक हाइप जो क्रिएट किया था और उन्होंने एक किस्म का डराया था। दे ट्राई टू स्केयर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने एक किस्म का डराया, नहीं जी, धमकियां दी थी रियासत को, बाकायदा ब्रिगेड साहब कहा था कि अगर नवाज शरीफ को कुछ हुआ तो जिम्मेदार इमरान खान होंगे। जी बिल्कुल, धमकियां इमरान खान को दी गई थी और अभी भी रिलीफ अदालत से मिला इमरान खान से। 50% आरवी बाय 50% ऑब्जेक्टिव में कामयाब हो गए। अब जो उनके पास जो ऑप्शन है, मैं फिर उस तरफ आ रहा हूं कि 6 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि कंट्रोल अब हैंड ओवर कर दिया हाई कोर्ट्स में, और 6 हफ्ते में क्या क्विकली अगर आरिफ हमीद भट्टी साहब कुछ कहना चाहें, फिर मैं ब्रेक पर जाना है। उनके हाली क्लिनिक के डॉक्टर्स आते हैं, अच्छा क्या वो एक डॉक्टर तैयार करते हैं, क्या हाई फारूक साहब जरा एक बात करने की इजाजत दे दे। 1 मिनट ब्रिगेड साहब, फारूक साहब एक बात करने की इजाजत दे दे। मैं इस वक्त जेल में 80,000 लोग बंद है, 2 लाख रुपए ला के सोशल मीडिया पर ट्वीट अकाउंट बनाता हूं, वो सब स्ट्रेस में है। आप उनको रिलीफ दे देंगे, दिलवा देंगे हुकूमत से? मैं सोशल मीडिया पे उनकी कैंपेन चलाता हूं जिनका कोई वारस नहीं है, जो बेबस लाचार 2-2 सालों से 5,000 जुर्माना ना देने की वजह से जेलों में है, कि ये सारे स्ट्रेस हैं। मगर आपको फिर यही कहना पड़ेगा भट्टी साहब, आपको कहना पड़ेगा रिलीफ ले देंगे कुछ हुआ इन 37,000 लोगों को जो कार्डिक पेशेंट हैं और जेलों में हैं तो इमरान खान जिम्मेदार होंगे। फिर आपको ये आपको फिर धमकियां देनी पड़ेंगी जो नूर वालों ने दी। एनीवे एक मुख्तसर ब्रेक है। दोबारा खुश आमदीद। बिलावल भुट्टो ने यू टर्न ले लिया। बिलावल साहब जब कोटलखपत जेल में नवाज शरीफ से मुलाकात करके निकले थे तो उन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ नजरियाती हो गए हैं, लेकिन 2 हफ्ते बाद जब वो रिहा हो गए तो बजाय इसके कि बिलावल उन्हें मुबारकबाद देते और उन्होंने कहा कि इन्होंने तो एनआरओ ले लिया है। ज़रा पहले सुनिए कि बिलावल साहब जो हैं वो 11 मार्च को जब कोटलखपत जेल में मिलकर नवाज शरीफ से निकले थे तो उन्होंने क्या कहा था।
मियाँ साहब ने खुद कहा है कि वो अब नज़रियाती बन गया है और नज़रियाती कमिटमेंट के साथ इंशाअल्लाह ताला सियासी जदोजहद अपना जारी रहेगा। ऑब्वियसली बीमार तो है, लेकिन मुझे कोई अंदाज़ा, आई हैड नो इम्प्रेशन, आई गॉट नो इंकलिंग कि कोई डील हुआ या मियाँ साहब कोई कॉम्प्रोमाइज़ होने के लिए तैयार है। मियाँ साहब अपने प्रिंसिपल्स पे कायम है और इंशाअल्लाह ताला नून लीग भी अपने प्रिंसिपल्स पे कायम रहे। जो मियाँ साहब कॉम्प्रोमाइज होने के लिए तैयार नहीं थे बिलावल साहब की नज़र में, वो मियाँ साहब कॉम्प्रोमाइज हो गए इनके ख्याल में। अब क्या कह रहे थे ट्रेन में आज के दौरान, जरा देखिए। खान साहब ने कहा मैं किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं मियां नवाज शरीफ साहब को कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे वो अब अपना इलाज करवा रहा है। खान साहब ने कहा मैं एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मुबारकबाद देता हूं शहबाज शरीफ साहब को कि उसका नाम ईसीएल से हट गया। भट्टी साहब, ये यू टर्न बिलावल को किस मायूसी की बिना पर लेना पड़ा? क्यों उन्हें इतनी मायूसी हुई? मैं तो समझ रहा था कि बिलावल मुबारकबाद देंगे क्योंकि पीपल्स पार्टी भी पीछे खड़ी हुई थी नवाज शरीफ के कि उन्हें रिहा किया जाना चाहिए, लेकिन जैसे उनकी रिहाई अमल में आई या जमानत मिली, 6 हफ्ते का रिलीफ मिला, तो साथ ही उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि ये एनआरओ मिला। असद, एक बात याद रख लें, पाकिस्तान की सियासत का एक ही उसूल है कि इसमें असूल ही कोई नहीं है। असूल नाम की चीज कोई नहीं है। अगर आपको थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड में ले जाता हूं, जब नवाज शरीफ साहब के लिए जेआईटी बनी और उनको सजा हुई, यही बिलावल कहते थे फौरी तौर पर रिजाइन दे, अंदर जाएं। इस तरह सीखपा पूरी पीपल्स पार्टी सर से लेके पांव तक कह रही थी, क्योंकि उस वक्त तक ढील जरदारी साहब को मिली थी, उन्हें फैज मिल रहा था, किसी ने उन्हें अंगेज किया हुआ था। अचानक जब नवाज शरीफ को सजा हो गई, पीपल्स पार्टी ने मिठाइयां बांटी। जब जरदारी साहब की तरफ जेआईटी का रुख आया, अरबों खरबों रुपए के इंकशाफात हुए, जरदारी साहब, बिलावल साहब, फरियाद साहब को तलब किया गया, तो मफादात के लिए दोनों इकट्ठे हो गए होना चाहा। आज आप जरदारी साहब को डील दे दें, उन्हें मैसेज चले जाए कल से आपको जेआईटी नहीं बुलाए, नैब नहीं बुलाएगी, अगर वो इमरान खान की तारीफ ना करे तो मुझे पकड़ ले। दरअसल पाकिस्तान में अपोजिशन का इत्तेहाद हो या हुकूमती, ये जाती मुफाद के लिए होता है, अवाम की खिदमत के लिए नहीं होता। इमरान खान साहब ने MQ के बारे में जो कुछ कहा लंदन में, पाकिस्तान में, वो हिस्ट्री गवाह है। अख्तर मैंगल के बारे में जो कुछ कहा वो हिस्ट्री गवाह है। परवेज लाई के बारे में जो कुछ कहा उन सबसे मिलकर अपनी हुकूमत बनाई, क्योंकि नंबर पूरा नहीं था। ये जो केस हुए हैं, पीपल्स पार्टी या नून लीग ने एक दूसरे पर जो जो इल्जाम लगाए, ये किसी से पोशीदा नहीं है। दरअसल एहतसाब की भी स्पीड थोड़ी सी, यानी ये यहाँ यूटर्न का एक के लिए रुकता है, ताना जो है वो किसी एक को नहीं मिलना चाहिए, वो सभी के हाथ इसमें रंगे हुए हैं और ये सारे राउंड अबाउट में घूम रहे हैं, एक दूसरे के साथ टकरा रहे हैं। मैंने कहा ना, आज नवाज शरीफ साहब को यकीन दिला दें कि आपको सुबह हम फ्लाइट पे लंदन भिजवा रहे हैं, तो ये इन्हीं अदालतों को तारीफ करेंगे जो गाल बुरा भला कहते रहे, वो भी हिस्ट्री है। पाकिस्तान में सियासत इबादत नहीं, मफादात है। यहाँ 20 करोड़ अवाम कीड़े मकोड़े हैं, चंद जमातों के हुक्मरान जो कायदीन है वो फैसला करते हैं। अगर उनकी क़यादत के ऊपर हरफ आ जाए करप्शन का, तो पूरी की पूरी पार्टी अदारों पर सीखपा हो जाती है। अगर रिलीफ मिल जाए तो पूरी की पूरी पार्टी तारीफ करने लग पड़ती है। इस मुल्क में, पाकिस्तान में, मेरा ख्याल है वजारत कानून को खत्म कर देना चाहिए। कहते हैं ना, माड़ा मंगे आटा ते उन्हें देने वाले का भी घाटा, डाडा मंगे पेड़े ते उन्हें देने वाले भी बथेरे। तो लिहाजा इन्हें रिलीफ मिलना है, इन्हें कहाँ सजाएं होनी है। हम आप जैसे गरीब, ये होता है हमारे यहाँ। मैं इंटरेस्टिंग बात ये जो आप कह रहे हैं ना कि एक वक्त में तारीफ की जाती है और एक वक्त में बुराई की जाती है। मैं जब पहले ही हेयरिंग पर मौजूद था नवाज शरीफ साहब की सुप्रीम कोर्ट में जो हुई, तो उसमें मैंने PMLN के एक लीडर से पूछा, मैंने कहा कि जी क्या आज क्या एक्सपेक्टेशन आपकी? उन्होंने कहा कि जी हमें तो इस अदालत से इतनी तवक्कुआत नहीं है और हमने ख्वाजा हारिस साहब से कहा है कि आप एतराज़ उठाएं इस बेंच के ऊपर, क्योंकि खोसा साहब पहले एक फैसला दे चुके हैं, तो आपका टेक्निकली इस बेंच पर एतराज़ बनता है। तो पता नहीं ख्वाजा साहब की स्ट्रेटेजी क्या है, पता नहीं ख्वाजा साहब क्या कर रहे हैं। अगली मरतबा आप ब्रिगेडियर फारूक साहब, आप यकीन करें वही PMLN के लीडर अगली समात में मौजूद थे और फैसला आने के बाद मैंने उनसे पूछा, उनसे बात हुई, तो वो खुश थे और तारीफ कर रहे थे उस बेंच की। तो ये डिपेंड करता है फैसले पर कि पहले क्या हालात है और बाद में क्या है। अच्छा फारूक साहब, आप ये जो ट्रेन मार्च है, ये ट्रेन मार्च से क्या सियासी तौर पर हासिल किया है बिलावल ने? क्या करना चाहते थे, क्या वो हासिल कर पाए, क्या मिला उन्हें?
असदुल्ला, पहले मैं एक क्विकली ये बात कह दूं, जो भट्टी साहब भी बात कर रहे थे कि बिल्कुल ये स्ट्रेस वाला जो मामला है, अगर इन्होंने मिसलीड किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को, तो मैं आपको बता दूं कि ये एक्सपोज हो जाएंगे आने वाले दिनों में। और जिस तरह लग रहा है कि अगर इन्होंने कोई दाएं बाएं इस किस्म का कोई ऐसा किया और या मज़ीद कोई फॉल्स हाइप क्रिएट करने की कोशिश की, आई एम श्योर नवाज शरीफ साहब, आपकी बात सही है, वो बहुत अच्छे लग रहे हैं, ही सीम्स टू बी इन गुड हेल्थ। एक तो ये बात है। दूसरा, देखिए आपने ये जो बात की ना कि नज़रियाती वाली बात, कि बिलावल ने क्यों ये बात की है, ये जो पिछले चंद दिनों में एक सीरीज ऑफ लीगल इनको रिलीफ मिले हैं, कामयाबी पे कामयाबी, इसने एक्चुअली लोगों को थोड़ा सा परेशान कर दिया है। और जो बात ये कहते हैं ना कि एक ढील जो है उसके भी पीछे कोई एक अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, अल्लाह बेहतर जानता है। बैकग्राउंड में पाकिस्तान में आपको पता है लोगों को परेशान कर दिया, ये सिग्निफिकेंट नहीं है इतना, लेकिन बिलावल को परेशान कर दिया या पीपल्स पार्टी की आला क़यादत को परेशान कर दिया है, ये भीड़ साहब जी, उसकी वजह ये है कि कहां तो वो तैयारी कर रहे थे इकट्ठे को लॉन्ग मार्च करेंगे, इकट्ठा कोई ट्रेन मार्च करेंगे, लेकिन अब जब वो देख रहे हैं कि शरीफ फैमिली को तो जबरदस्त रिलीफ मिल रहा है, हर किस्म का ईसीएल भी, बेल भी और ये मेडिकल वाला ये ग्राउंड भी, तो वो उन्होंने देखा कि भाई ये कि मामला कुछ और तो नहीं हो रहा, तो मैं इस पे तो अभी तक यही बात करूंगा। आपने अब बिलावल की ट्रेन मार्च की बात की, देखिए पहली बात है कि इसको कहना कि ये कारवाने भुट्टो है, ये बड़ी ज्यादती है। मेरी नज़र में कारवाने जरदारी है। ये जरदारी फैमिली जो है अब क्योंकि अताब में है, उन्होंने अपने आप को बचाना है, अपने ख़ानदान को, अपने एसेट्स को बचाना है, और जो उनके साथ अभी होने जाएगा आने वाले हफ्तों में, महीनों में, दे कैन सी द राइटिंग ऑन द वॉल, तो जारी बात है वो रिएक्ट जो है वो कर रहे हैं। और दूसरा, ये ट्रेन मार्च की आपने कहा, की परफॉर्मेंस को देखते हुए माजे की अब बहुत ज्यादा तवक्कुआत शायद लोगों को पता नहीं है या नहीं है। वो क्या ट्रेन मार्च है जिसमें लोग ये कह रहे हैं, आपने वो वीडियो देखी है, उस पर लोग फिर डाउट में है कि जरदारी साहब के बारे में पता नहीं क्या होगा। सुने असदुल्ला, वो ट्रेन मार्च क्या है, लोग कह रहे हैं कि जी हमें 2000 रुपए मिलने थे, हमें 200 रुपए जो है पे टरकाया जा रहा है। अगर यहाँ पे पीपल्स पार्टी इतने पैसे लगा सकती है ट्रेन मार्च पे, लेकिन वहाँ पे अपने गवर्नमेंट स्कूल के जो असातिज़ा है उनको 3 दिन से वो फैंटी लगा रहे हैं, वो अपनी बेचारे तो शुक्र करें सर 200 रुपया मिल रहा है। यहाँ तो कीमे वाले नान पे भी लोग आ जाते हैं। अब 200 रुपया भी एक अच्छी रकम मिल रही है। मेरा पॉइंट ये है कि वो हातिम ताई की कब्र पे लात मारी है, फराग दिली का मुजाहरा किया है। जी, मेरी नजर में वो ट्रेन मार्च इज मोर ऑफ अ पॉलिटिकल स्टंट गिमिक, जो थोड़ा उन्होंने वहां पे कोशिश की थी कि लोगों को बाहर निकाला जाए, लेकिन आप देखें उसका कोई इंपैक्ट जो है नहीं हुआ। अगर कल को उन्होंने कोई लॉन्ग मार्च अकेले पीपल्स पार्टी ने किया, मैं ये समझता हूं कि थोड़े बहुत ठीक है, सिंध से लोग आएंगे, 1-2 ट्रेनें आएंगे, लेकिन पंजाब से मेरा नहीं ख्याल है जाला जो उनके लिए निकलेगा, क्योंकि जाला ने समझ लिया है कि ये वही लोग हैं जिन्होंने पिछले 11 साल अपने सिंध के अवाम को बड़ी बेदर्दी से लूटा। देखिए, आज मैं फिगर देख रहा था कि पिछले 3 महीने में, लेकिन फारूक साहब आप समझ नहीं रहे, बच्चे जो हैं उनकी डेथ हुई है मेल न्यूट्रिशन और नहीं सर, आपने शायद वो बयान नहीं सुना बिलावल साहब का। वो ये कह रहे हैं, भट्टी साहब अगर आप भी इस पर ख्यालात का इजहार करें, वो कह रहे थे कि हमने लोगों को कॉल ही नहीं दी और लोग आए हुए हैं यहाँ पर, और अब अगर हमने कॉल दी तो फिर वो होगा पीपल्स पार्टी का मार्च। ये पीपल्स पार्टी का मार्च नहीं, ये तो लोग खुद निकल आए हैं। भट्टी साहब, असद साहब, ये कारवाने जरदारी नहीं था, कारवाने करप्शन बचाओ था। एक आदमी किसी के घर जाता, डांस डूंस करता, उसे खुश करता, जुगते लगाता है, वो रात को सारा बेचारा थक जाता है, तो वो चौधरी को कहता है चौधरी मुझे तो कुछ पैसे लगा, वो भी उठ के ना उसको सारा डांस डूंस दिखाता है, कहता है तो तूने मुझे रात खुश किया, मैंने तुझे खुश कर दिया। तो बिलावल साहब ने अच्छी तकरीरें की, लोग खुश हो गए, आए, पैसे नहीं दिए, क्या हो गया? बिलावल साहब ने भी तो उन्होंने कॉमेडी दी ना इतनी। इस तरह ज्यादती ना करें। देखिए, पीपल्स पार्टी है ना जुल्फकार अली भट्टो की पार्टी है ना बेनजीर की। अपने ही घर में एहतजाज किया जहां उनकी 11 साल से हुकूमत थी। अब दोनों जमातें, पीपल्स पार्टी नून, मेरा ख्याल है एहतजाज की पोजीशन में नहीं, स्ट्रीट पावर नहीं। इवन के खुद अभी इमरान खान साहब भी बाहर आए तो स्ट्रीट पावर नहीं निकलेगी, क्योंकि सबको पता चल गया जो हुक्मरान आता है अपने मफाद के लिए चलता है, अवाम को दरगुजर कर देता है। जरदारी साहब मूवमेंट नहीं चलाएंगे, ब्लैकमेल करेंगे, डराएंगे, धमकाएंगे। तो कुछ मिला सर, बिलावल को मिला, भट्टी साहब फजलुर रहमान साहब भी एक्टिव होंगे। कुछ सियासी तौर पर गेन किया उन्होंने मायूसी गेन की। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इतने कम लोग आएंगे। जो लोग थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं, बेनजीर आई वो पीपल्स पार्टी थी, वो एहतजाज था, वो लोगों का आना था। आप पाकिस्तान की हुकूमत हो, पीपल्स पार्टी 4 दफा रहे और चंद हजार लोग भी ना इकट्ठे कर सके, तो ये मजाक बनाना होता है। अगर ये
लॉन्ग मार्च या एहतजाज की पोजीशन में दोनों जमातें मिलकर भी होती तो अब तक कर चुकी होती। सिर्फ सख्त बयान दे के ब्लैकमेल कर रहे हैं क्योंकि इमरान खान की हुकूमत एक कमजोर हुकूमत है, बैसाखियों के सहारे खड़ी हैं। वो बैसाखियां थोड़ी सी सहीदा हो। आज MQM निकले, अख्तर महंगा राइट निकले, सर, मैं प्रेमले एक निकले, चीज तो बस इसमें इमरान समझना खान चाह सब रहा हूँ हुकूमत आप से दोनों निकल से जाते एक हैं। नुक्ता और उसके बाद फिर FATF की जाने बढ़ेंगे। एक नुक्ता सिर्फ मैं ये समझना चाह रहा हूँ और वो ब्रेक के बाद कि अब PMLN और पीपल्स पार्टी जो हम पिछले 6 माह से एक बहस कर रहे थे कि करीब आना चाहती हैं, करीब आने की कोशिश कर रही हैं, करीब आ पाएंगी, एक इत्तेहाद हुकूमत के खिलाफ बन पाएगा, बिलावल ने ये बयान देकर क्या उसके रास्ते मसदूद कर दिए हैं या फिर बिलावल को लगा कि कोई इम्कान ही नहीं है उन दोनों की आपस में मिलने का, इस वजह से ये बयान दिया है? ये एक्चुअली क्या है? क्या PMLN और पीपल्स पार्टी के फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में मिलने का कोई इम्कान खत्म हो गया है बिलावल के इस बयान के बाद? एक ब्रेक ले लेते हैं ये नुक्ता और उसके बाद फिर हम FATF की जानिब देखते हैं कि क्या करना होगा पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकलने के लिए और ब्लैक लिस्ट में जाने से बचने के लिए। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। दोबारा खुश आमदीद। मैं क्विकली फारूक साहब और फिर भट्टी साहब आप भी ज़रा इस पर थोड़ा सा अपने ख्यालात का इजहार कर दें कि अब बिलावल के इस बयान के बाद क्या PMLN के साथ नियर फ्यूचर में आपको किसी इत्तेहाद का या मिलकर ऑपोजिशन का हुकूमत के खिलाफ कोई तहरीक चलाने का या सड़कों पर आने का कोई इम्कान है? फारूक साहब आपसे शुरू करते हुए। असदुल्ला, 2 इंपॉर्टेंट माइलस्टोन हैं जिसको पीपल्स पार्टी भी देखेगी और PMLN भी। पहला माइलस्टोन आएगा 6 हफ्ते बाद जब नवाज शरीफ साहब की बेल की एक्सटेंशन की बात होगी। उस वक्त क्या हालात होते हैं, क्या हाइप क्रिएट किया जाता है, एक तो वो देख रहे हैं क्या वो वापस जेल में जाएंगे या उनको मजीद एक्सटेंशन मिलेगी जिस तरह हाई कोर्ट में उन्हें जाना है। दूसरा, जो अप्रैल के महीने में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस में अगर मिसाल के तौर पे उनको उनकी सेंटेंस सस्पेंड हो जाती है तो देन ही इज़ अ फ्री मैन। फिर गवर्नमेंट मेरा ख्याल उनके ECL का मामला भी नहीं रास्ते में आएगी एंड ही इज़ अ फ्री मैन टू गो आउट ऑफ पाकिस्तान। तो अगर शरीफ फैमिली को टोटल रिलीफ मिल गया है तो फिर कौन सा इत्तेहाद, कैसा इत्तेहाद, कौन सी मूवमेंट? एक तो ये बात। दूसरा, मैं यहाँ पे ये कहना चाह रहा हूँ बिलावल के हवाले से कि देखिए मतलब आप ये PMLN की जरूरत नहीं रही जी, फिर नहीं रहेगी ना। दूसरा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिलावल के हवाले से कम से कम ये है कि बिलावल ने ये देख लिया है कि जनाब उनकी पार्टी ने उनके खानदान ने 10-11 साल जो सिंध में तबाही मचाई है, इंटीरियर में वो गए, उन्होंने वो गरीब लोगों को देखा है, वो उन पसमानदा एरियाज को देखा है, गुर्बत को देखी है। तो मेरा ख्याल है कम से कम ये तो बिलावल, ठीक है बाहर का एजुकेटेड है, ये तो बिलावल ने देख लिया होगा। और दूसरी मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, पीछे जिस तरह के रिलीफ्स आए हैं और खासकर ये कल वो जो 35 DSP जो थे पंजाब के, उनके बारे में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं 2-3 दिन से सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मुझे खुद बड़ी तकलीफ हो रही है कि हमारे लीगल सिस्टम के बारे में, मैं कोर्ट्स का नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि वो गलत हो जाएगा, हमारे लीगल सिस्टम के बारे में लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं। आई एम श्योर हमारे जो टॉप लोग हैं वो उसको देखेंगे हमारी जुडिशरी में। उसकी वजह यह है कि लोग ये कह रहे हैं कि हमारा लीगल सिस्टम हैज फेल्ड। वो बिल्कुल सर, नैब पर खास तौर पर ये कि केस ही इतना कमजोर तैयार किया गया कि जाहिर अदालतें क्या करेंगी, नैब पर ये एतराज़ात उठे। मैं बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। भट्टी साहब, इस इशू को जरा वाइंड अप करते हुए इस टॉपिक को फिर मैं FATF पर आता हूं। आपके ख्याल में जरूरत नहीं रही PMLN को पीपल्स पार्टी की, और क्या अब इत्तेहाद का इम्कान खत्म हो गया? सिर्फ 1 मिनट लूंगा। अगर एहतसाब दोनों जमातों के खिलाफ क्रॉस द बोर्ड होता रहा तो एक कंटेनर पे एहतजाज करेंगे ये, लेकिन होगा नहीं। दरअसल नवाज फैमिली में भी 2 इशू है। याद करें आप, इमरान खान कहते थे पंजाब में सबसे ज्यादा करप्शन हुई है, 56 कंपनियां, नंदीपुर, साफ पानी, ओरेंज ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, सब में शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया। एक केस हुआ, उसकी भी बेल हो गई। उसके बाद ECL में नाम था, वो भी नाम निकल गया। हमजा साहब ने बाहर जाना चाहा, उनका नाम भी ECL से निकल गया। अब तक की इतलाबात के मुताबिक हमजा और शहबाज साहब के बारे में मजीद कोई केस भी नहीं किया जा रहा। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ में इब्हाम है, अगर नवाज शरीफ को क्लीन चिट मिल जाती है हाई कोर्ट से तो वो बहुत जल्द बाहर चले जाएंगे, ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। अगर दोनों को सजाएं हो जाती हैं, दोनों को कानून के मुताबिक तलब किया जाता है, उस सूरत में इकट्ठे होंगे, क्योंकि ये सिर्फ करप्शन बचाओ इत्तेहाद है।
अवाम की जिंदगी सवारो इत्तेहाद नहीं है। ये आप लिख के रख लें, प्रोग्राम रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें, वरना नवाज शरीफ अचानक अगर क्लियर हो जाते हैं तो फ्लाइट पकड़ेंगे और लंदन चले जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलें अब देखें, वो तो आने वाले दिनों में अब देखते हैं क्या होता है। 6 हफ्ते दोबारा लेकर रिलीफ के हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हुए ज़रा आखिरी हिस्से में मैं इस पर फारूक साहब, ये जो FATF का मामला है, ग्रे लिस्ट से सितंबर में फैसला होना है इसका कि पाकिस्तान ने निकलना है या खुदा न खासा ब्लैक लिस्ट में चले जाना है, और पाकिस्तान की इकॉनमी बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते इस वक्त कि वो ब्लैक लिस्ट में जाए, क्योंकि उससे फिर जो पाबंदियां आएंगी, पाकिस्तान की इकॉनमी पहले क्राइसिस में है तो वो अफोर्ड नहीं पाकिस्तान कर सकता। शायद इसीलिए बहुत संजीदगी के साथ पाकिस्तान ने इकदाम उठाए हैं। लेकिन मेरा फारूक साहब सवाल आपसे ये है कि क्या पाकिस्तान ने जो इकदाम उठाए हैं इसकी बुनियाद पर फैसला होना है ग्रे लिस्ट से निकलने का, या फिर इसका इन्हिसार जो है वो सिफारती कोशिशों और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पे है? और पाकिस्तान के लिए जाहिर है एक अमेरिका के अपने यहाँ पर इस खत्े में अज़ाइम है, इजराइल और भारत का अपना गठजोड़ा है, और भारत फिर उसका मेंबर भी है FATF का। तो क्या इन चीज़ों पर इन्हिसार है, या फिर पाकिस्तान ने जो इकदाम उठाए हैं ये इकदाम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए काफ़ी हैं? देखिए असदुल्ला, ये जो एशिया पैसिफिक ग्रुप है ये क्यों ये पाकिस्तान पे के अपना को रिलीफ देंगे या क्यों सेटिस्फाइड होंगे हमारे इकदाम से? उसकी वजह ये कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट और ये तमाम लोग जो हैं, ऑब्वियसली उस पर एक इंडियन फैक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर का मामला जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पाकिस्तान पे ये तलवार रखेंगे ग्रे लिस्ट की और ब्लैक लिस्ट की, ताकि पाकिस्तान ये बार बार ये क्या कर रहे हैं, ये आप पे प्रेशर डाल रहे हैं, आपको प्रेशर में रखेंगे, डू मोर की बात करेंगे। आप जितना मर्जी कर लें वो कहेंगे नहीं जी हम तो सेटिस्फाइड नहीं है। अब उन्होंने लेटेस्ट रिपोर्ट में क्या कहा है कि जनाब वो फेडरल और प्रोविंशियल इदारों के दरमियान में एंटी मनी लॉन्ड्रिंग पे कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है, लोग पकड़े नहीं जा रहे हैं ये, और जनाब कुछ चीज़ें सामने नहीं आ रही। बात ये है कि वैसे ये रिपोर्ट अभी आई नहीं है, रिपोर्ट आना बाकी है। अभी सोर्सेस से जो चीजें पता चल रही हैं मैंने जो उनके बारे में बता रहे हैं कि सोर्सेस से हमें जो पता चला है, रिपोर्ट अभी ऑफिशियली आना बाकी है। जी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, एक इसमें कोई शक नहीं है कि कई सालों से हम पे प्रेशर है पाकिस्तान पे, और जारी बात है वो इंडियन मोटिवेटेड प्रेशर है, और वो प्रेशर यही है कि जनाब ये जो बैंड प्रिस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, खासकर जमातुल दावा हो गया और ये अपना दूसरे जैश मोहम्मद, कि इनको जनाब तो बैन ख़त्म किया जाए। वो देखें नेशनल एक्शन प्लान में तो यही तो सारा है कि जनाब इनकी जो हेट स्पीचेज हैं वो ख़त्म हो, इनकी फंडिंग को ख़त्म किया जाए। अब तो इदारों को फिजिकली टेक ओवर कर लिया गया है, और जारी बात है ओवरनाइट तो कोई चीज़ 100% अचीव नहीं होती। दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। आप इनकी फंडिंग भी खत्म करेंगे, आप इनके जो उसमें इकदाम लिए जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। मैं अब वक्त कम है, भट्टी साहब ये अब जाहिर है जो कुछ सुबकी उठाना पड़ी पिछले दिनों यहाँ पाकिस्तान में जहाज़ गिराकर और अपना पायलट ड्रॉप करके और इंडिया को, अब वो सुबकी का इजाला करना चाहेगा कि वो पाकिस्तान को ग्रे से ब्लैक लिस्ट में ले जाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने अगरचे इस पर एतराज़ भी उठा रखा है, लेकिन जो इकदाम पाकिस्तान ने अब तक उठाए हैं उससे कन्विंस क्यों नहीं हो पा रहा है एशिया पैसिफिक ग्रुप, जिनका वक्त यहाँ पर आया भी हुआ था? जो खबरें अब तक हमारे अखबारी रिपोर्ट्स के जरिए से हम तक पहुंच रही हैं, सोर्सेज तक पहुंच रही हैं कि वो सैटिस्फाइड नहीं दिख रहा। तो क्या ये मामला आलमी सियासत का है बस? इस खित्ते में जो पाकिस्तान की जोग्राफी लिहाज से अहमियत है ना, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सिर्फ भारत हमें दबाव रखने के लिए इसराइल और अमेरिका के साथ मिलकर इस किस्म की कर रहा है। जो इकदाम हमने किए हैं आज से पहले माजी में नहीं हुआ, और ये बिल्कुल मैं आपको यकीन से कहता हूं हमारी हुकूमत और आर्मी ने किया ना, पाकिस्तान की सरजमीन किसी कोई दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल करने दी जाएगी ना, होने जाएगी ना किसी को रखा जाएगा। लेकिन भारत सिर्फ दबाव में रखने के लिए कि एक एटमी टेक्नोलॉजी है, पाकिस्तान एक एटमी पावर है, इसको डराने के लिए अपनी मैक्सिमम कोशिश करेगा। अब हमारी हुकूमत को चाहिए कि सफारती सतह पर दुनिया को बताया कि 80,000 दहशतगर्दी में जाने हमने दी हैं, हमारे जवान शहीद हुए हैं, हमारे फौजी भाई शहीद हुए हैं, पुलिस वाले शहरी शहीद हुए हैं, और भारत का दहशतगर्द होने में मुलव्वस होने में कोई शुबा नहीं है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान अगर सफारती सतह पर जाएगा तो शायद राइट। भट्टी साहब बिल्कुल पॉइंट ये है कि पाकिस्तान ने जो इक़दाम किए हैं सो किए हैं, लेकिन साथ पाकिस्तान को सफारती सतह पर भी पूरी लॉबिंग करना होगी, और जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए पाकिस्तान को उसको मद्देनजर रखते हुए, और जहां तक हम समझते हैं पाकिस्तान को इस बात का इदराक है भी, कुछ कोशिशें हो भी रही हैं, इसको ज़्यादा करने की ज़रूरत है। मेहमानों का बहुत शुक्रिया, फारूक साहब आपका भी, और आरिफ हमीद भट्टी साहब आपका भी। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।